आदर्श के निवेशक साथियों, एक बार फिर से आप सभी को एससी मित्तल का नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आदर्श की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो दिन ब दिन लंबी और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हर व्यक्ति लगा हुआ है अपने प्रयास में, चाहे वो कोर्ट में केस फाइल करके या आउट ऑफ कोर्ट की किसी भी तरीके से कुछ ऐसे सकारात्मक संकेत हमको मिलें कि इसमें कुछ अच्छा होने की संभावना है, कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है। लेकिन जितना प्रयास हमने किया उसके अनुरूप अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी ये भी सही है कि हमको चुप बैठना नहीं है, प्रयासरत रहना है और लगातार कोशिश करती जानी है कि चाहे वो कोर्ट में हो या आउट ऑफ कोर्ट हो, किस तरह से हमको इसमें परिणाम मिले और हर व्यक्ति को अपना अच्छा सुझाव देते रहना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज मैं कुछ सुझाव सरकार के लेवल पर, चूँकि कोर्ट में तो केसेस पेंडिंग हैं ही, और वो केसेस कब डिसाइड होंगे, क्या डिसाइड होंगे, कितना हमारे फेवर में आएंगे, कितनी रिलीफ मिलेगी, कब मिलेगी, ये हमको अभी पता नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार इसमें क्या कर सकती है कानूनी तौर पर, इसके बारे में मैं कुछ सुझाव आज देना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि केंद्र सरकार, चूँकि ये बात बिल्कुल तय है कि केंद्र सरकार के नोटिस में ये बात आ चुकी है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला किस लेवल का है और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। लाखों ट्वीट हो चुके हैं, लाखों पत्र जा चुके हैं, ईमेल हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी बातें सरकार के ध्यान में हैं, नॉलेज में हैं। तो केंद्र सरकार को सबसे पहला मेरा ये सुझाव ये है कि वो जितने भी डिपार्टमेंट्स कंसर्निंग हैं, जिनके द्वारा और जिनके एजेंसीज के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको शीघ्र पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन करे, जिसमें कृषि मंत्रालय हो, होम मिनिस्ट्री हो और वित्त मंत्रालय हो। चूँकि इन्हीं तीनों चारों डिपार्टमेंट्स की जितनी एजेंसी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो या एसएफआईओ है या एसओजी है, जिसके द्वारा क्रिमिनल केस फाइल किया गया है एफआईआर से, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये सारा प्रकरण बना है। तो सरकार को चाहिए कि वो सारे विभागों के जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनसे मिलकर के एक मीटिंग करे और मीटिंग करने के बाद एक कमेटी बनाए और जितनी एजेंसीज हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन आज पेंडिंग है, उनको ये डायरेक्शन दिलवाए जाएं कि शीघ्र वो अपनी रिपोर्ट पूरी करे और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करे। क्योंकि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने लिक्विडेशन का ऑर्डर निकाला है, उसके बाद जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है, उसका हर बार ये कहना होता है कि चूँकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उनके रिपोर्ट नहीं आई है और प्रॉपर्टीज़ अटैच कर ली गई है, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है साथियों कि वो इन्वेस्टिगेशन जो भी पेंडिंग है वो जितनी जल्दी हो सके पूरी हो, और पूरी होने के बाद ही इसमें कम से कम हम ये कह सकते हैं जो पीड़ित हैं कि साहब देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, इसलिए सरकार के पास और सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भी कहने के लिए अब कुछ नहीं है कि वो लिक्विडेटर को यह आदेश दे, और लिक्विडेटर ये नहीं कह सकता कि अब हम क्या करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक सामंजस्य बिठाकर कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी को यह आदेश दिया जाए कि वो शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दूसरा, इसमें मेरा ये सुझाव है कि जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर में लेने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है, दुर्भाग्य की बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो अन्य सोसाइटीज़ हैं, उसको इसके अंतर्गत नहीं लाया गया है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो ऐसा कानून बनाए कि आरबीआई के अंडर में जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको भी इसके अंडर में लाया जाए, ताकि एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी प्लस आरबीआई के अंडर में रहने से जो उनके मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकें। ये दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव साथियों ये है कि ये हो सकता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे
तो किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जैसे यस बैंक के केस में हुआ है, यस बैंक का दूसरे बैंक में विलय कर दिया गया है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस सोसाइटी को भी किसी बड़ी सोसाइटी में विलय करके इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और उस बड़ी सोसाइटी के द्वारा इस सोसाइटी को कंटिन्यूस या रन किया जा सकता है, ताकि इसके जितने भी क्रियाकलाप हैं, चूँकि ये सोसाइटी, जो कोई भी सोसाइटी होती है, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर्स से गठित नहीं होती है, इसके मेंबर्स का भी पूरा इंटरेस्ट इसमें रहता है। इसलिए इसके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको चलाना भी बहुत ज़रूरी है और उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ये कदम उठा सकती है कि इस सोसाइटी को किसी बड़ी सोसाइटी में विलय करके सुचारू रूप से इसको चला सकती है। चौथा सुझाव ये है कि सेक्शन 61 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये स्पष्ट प्रावधान है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार अगर चाहे या राज्य सरकार भी अगर चाहे तो वो ऋण दे सकती है, लोन दे सकती है। इस मामले में भी सरकार इस पूरे प्रकरण को निपटाने के लिए ऐसा कर सकती है, लोन देकर इस सोसाइटी को जो इसकी स्थिति हो चुकी है उससे बचा सकती है। ये मेरा चौथा सुझाव है। पांचवा सुझाव ये है कि सेक्शन 122 में स्पष्ट तौर पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का प्रावधान है, उसमें केंद्र सरकार को ये प्रावधान, ये पावर दी हुई है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर चाहे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके मेंबर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का आदेश पारित कर सकती है और उस आदेश में वो ऐसा आदेश दे सकती है कि जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाध्य करेगा कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो इस सोसाइटी के या इसके मेंबर्स के हितों के खिलाफ हो। इसके साथ साथ छठा मेरा ये सुझाव है कि केंद्र सरकार सेक्शन 123 में जो सेक्शन 122 में प्रावधान दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, अगर उसका पालन कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करती है या इस एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर के कोई भी काम करती है, तो ऐसा कोई भी आदेश दे सकती है और उस आदेश में साथ ही साथ किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर सकती है उस बोर्ड को भंग करके 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की उसकी वो पीरियड होता है और उस 1 साल तक के समय के दौरान सरकार वो सारे पावर्स, वो सारे निर्देश उस एडमिनिस्ट्रेटर को दे सकती है जो इसके हितों को ध्यान में रखते हुए वो सारे कार्य करे जो इसके मल्टी स्टेट सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके हितों के खिलाफ न जाए और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समय समय पर निर्देश दे सके। साथ ही साथ साथियों, अंत में मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि चूंकि इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार की महती भूमिका है और सेंट्रल रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार ये आदेश दे कि वह, चूंकि इसमें अभी तक मेंबर्स को नहीं सुना गया है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को मौका दिया गया है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं दिया गया है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये आदेश दे कि वह इसके मेंबर्स की जनरल बॉडी बुलाकर उनका पक्ष सुने, उनकी बात सुने और उनकी बात पूरी तरह से सुनने के बाद किसी तरह का कोई आदेश पारित करे। और वैसे भी अपीलीय अधिकार चूंकि केंद्र सरकार में निहित होता है, कृषि मंत्रालय में निहित होता है, तो कृषि मंत्रालय अगर चाहे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये आदेश दे सकता है। जैसा कि गुजरात के हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप अपील में जाइए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उस आदेश का पालन करने के बारे में भी अगर हम सोचें तो केंद्र सरकार को कम से कम ये आदेश सेंट्रल रजिस्ट्रार को देने चाहिए कि वो, अगर सोसाइटी उसके पास नहीं आती है मौका देने के बाद भी, तो जनरल बॉडी या उसके जो मेंबर्स हैं जो अपील करना चाहते हैं, सुनवाई हो ये चाहते हैं, उनको एक बार मौका दे, उनको पक्ष सुनने के बाद किसी तरह का कोई आदेश पारित करे। तो साथियों, ये इतने सुझाव केंद्र सरकार अगर कोई भी सुझाव माने तो मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या को सुलझाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए।
आपको इन सुझावों से कैसा फील होता है और क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट दें। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके जानकारी के लिए अच्छा है, तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी और अपने सुझाव, अपने विचार मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।